आई एम डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम KMD कॉलेज परबत्ता। आज का क्लास BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए है और सब्सिडियरी के जो छात्र छात्राएं हैं उससे भी ये लाभ उठा सकते हैं। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू टीच टुडे द सोर्सेस ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण करना चाहते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट आर द सोर्सेज दैट वी हैव टू स्टडी एंड अबाउट दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गो थ्रू ऑल द सोर्सेज, अदरवाइज इट वुड बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहली बात यह है कि प्राचीन भारत में जो भी घटनाएं घटी हैं और जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उन घटनाओं को विशेष तौर पे ख़ास घटनाओं को चुनकर जब इतिहासकार उसे सिलेक्ट करते हैं हम उसे इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे हर घटनाओं को लिखा नहीं जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं में कौन ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बनते हैं। इतिहासकारों में इस संबंध में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संबंध में आपस में जो चर्चाएं हुई हैं और जो मतभेद है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ है और स्रोत है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संबंध में इतिहासकारों में दो ग्रुप है। एक इतिहासकारों का ऐसा ग्रुप है जिसमें एल्फिस्टोन, फ्लीट, मजुमदार, RS त्रिपाठी हैं। उनका ये कहना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अभाव है। दूसरी तरफ त्रिपाठी भी हैं जो RS त्रिपाठी कहते हैं कि प्राचीन भारतीयों में सामग्री की कमी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी सामग्री हमारे पास नहीं है या ऐसी रचना मौजूद नहीं है जिसको प्राचीन भारतीय इतिहास का संपूर्ण तरीके से इतिहास कहा जा सकता है या उसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पे हम उसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं उनका ये कहना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अभाव नहीं है। अल-बेरूनी जो विदेशी हैं और उनका ये कहना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की कमी है और जब यहाँ के लोगों से यानी यहाँ जो आबादी उस वक्त थी यहाँ की, उनका ये कहना कि जब हिंदुओं से प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम के संबंध में, तिथि के संबंध में कोई बात उनसे जब पूछी जाती है और उसका जब वो सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वो मन गढ़ंत कहानियाँ गढ़ लेते हैं। इतिहासकारों का ये भी आरोप है कि प्राचीन भारतीयों में हिस्टोरिकल सेंस नहीं था, लेकिन इतिहासकारों का एक ऐसा ग्रुप हमारे सामने है जो ये कहते हैं कि नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अभाव नहीं है। उत्खनन से जो प्राप्त सिक्के मिले हैं या उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त हुए हैं वो स्वयं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। ये एक अलग सी बात है कि किसी भी एक ऐसे सामग्री को या किसी एक ऐसी रचना को हम सामने नहीं रख सकते हैं जिसे ये कहा जा सकता है कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर पूरा ये प्रकाश डालते हैं। प्राचीन भारतीयों में जो इतिहास रुचि के संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं इतिहासकारों के एक ग्रुप के तरफ से, तो उसके संदर्भ में दूसरे इतिहासकार ये कहते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन की रुचि इसलिए नहीं थी कि प्राचीन भारतीय धार्मिक थे और
उन्होंने इतिहास लेखन के स्थान पे उन्होंने इतिहास को कंठस्थ करने की कोशिश की, जिसकी वजह से प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नज़र नहीं आता है। अदरवाइज पॉलिटिकल इवेंट्स जो भी हुए हैं उनके स्थान पे पॉलिटिकल स्थान को न लिख करके उन्होंने के धार्मिक और रिचुअल चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में आरोप इस तरह से लगते रहे। हकीकत ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत मौजूद हैं। जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में बात करते हैं तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, साहित्यिक स्रोत और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, हिंदी में जिसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है, धार्मिक स्रोत और दूसरा धर्मनिरपेक्ष स्रोत। जब हम धार्मिक स्रोत को देखते हैं जिसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित रचनाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं और जैन धर्म से संबंधित जितनी भी रचनाएं, जितनी भी किताबें हैं, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं और प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तमाम डेवलपमेंट पे ये रोशनी डालते हैं। अब धार्मिक स्रोत को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। इसके अलावा धार्मिक स्रोत में ख़ास तौर से जो बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं हैं उसको पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में हमारे सामने रचनाएं मौजूद हैं, जिसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण भी कर सकते हैं। अब जब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, चूँकि धार्मिक या साहित्यिक स्रोत को दो हिस्सों में हमने बांटा था, धार्मिक स्रोत, दूसरा धर्मनिरपेक्ष स्रोत। तो धर्मनिरपेक्ष स्रोत को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, कल्पना प्रधान लोक साहित्य और दूसरा आता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं उनको भी हमने चार हिस्सों में बांटा। सबसे पहले यूनानी यात्रियों के वृत्तांत, जो यूनान से इतिहासकार आए, जो यूनान के यात्री आए और उन्होंने भारत का भ्रमण किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, यहाँ के समाज को देखा, अर्थव्यवस्था को देखा, राजनीति को देखा और उन्होंने अपने मेमोयर में जो कुछ भी लिखा वो प्राचीन भारतीय इतिहास के वो स्रोत हैं। उसके बाद यूनानी वृत्तांत के बाद चीनी यात्री जो भारत आए, उन्होंने भी यहाँ के समाज को देखा, राजनीति को देखा, अर्थव्यवस्था को देखा, यहाँ के निवासियों से मिले और उन्होंने अपने अनुभव को, यहाँ के समाज को काफ़ी दिन रहने के बाद जो अनुभव किया, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, वो चीनी यात्रियों के वृत्तांत हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तिब्बती यात्रियों के वृत्तांत, तिब्बत से जो लोग भी आए जैसे तारानाथ और भी अन्य यात्री हैं, उन्होंने जो कुछ भी यहाँ देखा और जिन मंदिरों में गए, दर्शन किया, उन्होंने जो अनुभव किया और उन्होंने जो अभी अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आखिर में मुसलमान यात्री, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया से जो भी मुसलमान यात्री यहाँ पे आए, चाहे वो इतिहासकार के रूप में आए या यात्री के रूप में आए, तो उन्होंने यहाँ के प्राचीन भारतीय के इतिहास के बारे में जो कुछ भी लिखा वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब शुरू में चूँकि मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो हिस्सों में बांटा था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस, जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो पहला हुआ आता है वो है
अभिलेख इंस्क्रिप्शन, दूसरा है बिल्डिंग स्मारक, और तीसरा है कॉइन सिक्के, और लास्ट में जो चौथा है वह है कलाकृतियाँ एवं बर्तन। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जो भी उत्खनन से जो प्राप्त सामग्री हमारे सामने है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर रोशनी डालते हैं, और इनके अध्ययन के बगैर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते हैं।